नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में और आज हमारे साथ हैं इस समय प्रतीक बोराड़े जी और हम बात करेंगे गदर 2 के बारे में। स्वागत कर रहे हैं इस समय प्रतीक बोराड़े जी का। ओम नारायण नारायण ओम नारायण 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 नारायण। नारायण। धन्यवाद संजय सर बुलाने के लिए। प्रतीक जी, सर गदर की कहानी तो बड़ी ज़बरदस्त थी, अब गदर 2 कैसी होगी? गदर तो मुझे अभी भी याद है, वो संभवतः अकेली ऐसी फ़िल्म है, हम गए थे उसको देखने, ऐसा हाउसफुल था ज़बरदस्त। और स्थान जो पहले से उस समय तो ये आपके मल्टीप्लेक्सेस वग़ैरह होते नहीं थे। नहीं थे, सिंगल स्क्रीन। और हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध सिनेमा हॉल है जयपुर का, राज मंदिर, उसमें लगी थी वो। ओके, हाँ। और हम गए थे, हमको बात करके गए थे मैनेजमेंट से कि भाई ऊपर हम बालकनी में बैठेंगे। वहाँ गए तो जगह नहीं मिली। अब बालकनी में तो फिर हमारे साथ परिवार के कई लोग थे तो 2 सीट कम पड़ गई। तो मैं और हमारे एक मित्र थे, हम जाके बिल्कुल फ्रंट रो में बैठ के मैंने वो फ़िल्म देखी थी। आगे से दूसरा या तीसरा रो था उसमें। तो वो अभी तक मुझे नहीं भूला है कि किस तरह का माहौल था। और जब आप फ्रंट रो में बैठते हैं तो आपको पता है माहौल अलग ही होता है। जी सर। और ये जब भी आप देख लीजिए, बहुत कम ऐसी फिल्में रही है जिन्हें इस प्रकार का जनता का प्रेम मिला हो। मुझे तो मुश्किल से 2-3 फिल्मों का ही ऐसे याद आता है, जैसे कि एक जय संतोषी माँ करके फिल्म आई थी 1975 में। उसके बारे में वो तो उस समय तो मैंने तो देखा नहीं है, पर काफी उसके बारे में भी सुनने को मिलता है कि गांव से लोग ट्रैक्टर में भर भर कर थिएटर में गए थे और थिएटर को मंदिर के जैसा पूरा बना दिया था। पैसे उछाले जाते थे और पूरा पूजा वगैरह करके लोग देखते थे। और उसके बाद गदर के बारे में, वो तो मैंने भी उस समय देखा हुआ है, सिंगल स्क्रीन में मैंने भी उस समय फिल्म देखी थी और बहुत जबरदस्त क्रेज था उस फिल्म के लिए। और वैसा गदर के बाद दोबारा कभी किसी फिल्म के लिए नहीं देखने को मिला। और उससे पहले भी किसी और दूसरी ये एक अन्य बात फिल्म और की। आप याद करें कि हम्म, लगान भी उसी समय रिलीज़ हुई थी। ये उसी दोनों समय साथ-साथ रिलीज़ हुई थी। और बिल्कुल। आरंभ में लोग जो थे वो आमिर खान के नाम से लगान पर गए थे। हमने भी लगान पहले देख ली थी। हम्म, लेकिन बाद में जो गदर ने टेक ऑफ किया है, वो तो बिल्कुल फिर लगान भी हम्म, हालाँकि सफल थी। लेकिन जी गदर का तो मामला ही कुछ अलग था। बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले कभी भी आप देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद में पार्टीशन पर जितना भी कंटेंट बना हुआ है, पार्टीशन पर दूरदर्शन पर कुछ सीरियल वगैरह भी केंद्र मतलब गवर्नमेंट के अंडर बनाई गई थी। कुछ सीरियल्स वगैरह दूरदर्शन पर आती थी, कुछ फिल्में भी पार्टीशन के समय पर बनी हुई है, पर वो सारी की सारी मतलब व्हाइट वॉश करने का ही काम किया था उसमें। हिंदुओं के जेनोसाइड को कहिए या फिर जो कहाँ से हिंसा शुरू हुई, उस बात पर गदर जिस प्रकार से क्लियर रहती है, शुरुआत में ही वो दिखा देती है। और फिल्म की शुरुआत में ही गदर में डायलॉग भी है। अभी 9 जून को गदर रिलीज हुई, मैंने दोबारा से थिएटर में जाकर देखा उसे। तो शुरुआत में जी। डायलॉग भी है कि जिन्होंने हिंसा शुरू की थी वो भी आग की लपटों से नहीं बच सके। शुरुआत में ही वो डायलॉग भी, और क्लियरली फिल्म मेंशन करती है कहाँ से हिंसा शुरू हुई थी। और मतलब कोई थोड़ा बहुत दिखता है बैलेंसिंग हमें गदर में भी, पर फिर भी वो क्लियर थी। और पार्टीशन पर इस प्रकार से क्लियरली ये सब बातें दिखाने वाली वो मेरे ख्याल से पहली ही फिल्म थी इस प्रकार की राष्ट्रवादी विचारधारा की। बाकी तो ज्यादातर ऐसे बैलेंसिंग करने वाली या व्हाइट वॉश करने वाली पूरी तरीके से, या इवन अभी भी आप गांधी वर्सेस गोडसे भी जो अभी रिलीज हुई थी राजकुमार संतोषी की, उसमें भी शुरुआत का ही सीन अगर आप देखेंगे तो उसमें हिंदुओं को ही बहुत एग्रेसिव और बिल्कुल चिल्ला चोट करने वाला इस प्रकार से दिखाया हुआ है। तो बहुत ही कम ऐसा कंटेंट हमें और इसी कारण से गदर को वो प्रेम उस समय जनता से मिला भी था। बाकी बॉलीवुड ने दोबारा से कभी वैसा कुछ फिर से हालांकि बनाने का प्रयास नहीं किया। इवन अनिल शर्मा जो उसके डायरेक्टर है गदर के, वे भी 2004 के बाद अगर आप देखेंगे तो वो इंडस्ट्री से गायब ही हो गए थे। अटल जी के समय गदर बन पाई थी, वो अटल जी की सरकार थी उसी कारण से बन पाई थी, पर 2004 के बाद अगर आप देखेंगे तो अनिल शर्मा हो या और भी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने भी फिल्म मेकर्स थे, इस इंडस्ट्री ने उनको चुन चुनकर साइड किया। और आप क्लियरली देख सकते हैं हम कि 2004 के बाद में एक प्रॉपर पैटर्न में पूरा जो वामपंथी प्रोपेगेंडा वाली जो फिल्में हैं, जैसे कि भारत को इस्लामोफोबिक सर्टिफिकेट, इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली, कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा जैसे रंग दे बसंती जैसी फिल्में, या विदिशा आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाली जोधा अकबर जैसी फिल्में, या हैदर या पीके या शौर्य,
बहुत सारी पूरी सीरीज हम देख सकते हैं 2004 से 14 के बीच में। तो अभी दोबारा से अनिल शर्मा जी इतने वर्षों के बाद में गदर का सेकंड पार्ट लेकर के आ रहे हैं। तो मैंने 9 तारीख को जब गदर को देखा तो उसके एंडिंग में टीजर मैंने उसी दिन देख लिया था। हालांकि यूट्यूब पर कल 12 तारीख को उसे रिलीज किया है और काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ओवरऑल पूरा टीजर गदर 2 का। और सबसे मेन फोकस है 1971 के युद्ध की पार्श्वभूमि पर इसकी कहानी आधारित होने वाली है और क्रश इंडिया मूवमेंट पर यहाँ पर ध्यान दिया है। आप इस पर इसमें भी आप हम देखेंगे कि 1971 के युद्ध की पार्श्वभूमि पर बहुत सारी फिल्में आई हुई है बॉलीवुड में, जैसे कि आलिया भट्ट की मेघना गुलजार के द्वारा डायरेक्ट की गई प्रोपेगेंडा फिल्म राजी का उदाहरण दे सकते हो, तो प्योर प्रोपेगेंडा है। और उसमें तो जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था 1971 में, जो करीब 6 लाख महिलाओं के साथ में सामूहिक बलात्कार किए गए जिनमें से ज्यादातर हिंदू महिलाएं थी, उसका कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। उल्टा पाकिस्तानी आर्मी को ही एक प्रकार से बहुत विक्टिम दिखाने का या बहुत अपने बहुत अपने देश के प्रति ईमानदारी से जैसे वो कर रहे हैं, और रॉ ही ज्यादा एग्रेसिव है, रॉ ही उनको जैसे जबरदस्ती टारगेट कर रही है, इस प्रकार का एक चित्र उन्होंने बहुत गलत तरीके से सारी बातें उन्होंने राजे में दिखाई थी। उसमें क्रश इंडिया मूवमेंट का भी कहीं पर उल्लेख नहीं था, ना ही हिंदुओं के जेनोसाइड का उल्लेख था। उसी प्रकार से और भी रोमियो अकबर वॉल्टर करके भी एक आई थी जॉन अब्राहम की, उसमें भी क्रश इंडिया मूवमेंट का कहीं उल्लेख नहीं था। ये जितना भी कंटेंट देखे 1971 पर जो बना हुआ है, ये पहली बार मेरे अनुसार गदर 2 के टीजर में हम देख रहे हैं कि क्रश इंडिया मूवमेंट का उल्लेख है। और उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि जो आम पाकिस्तान की जो जनता है, वो हाथों में प्लेकार्ड लेकर के, पैम्पलेट्स लेकर के, पोस्टर्स लेकर के चिपका रहे हैं दीवारों पर, बस पर, इधर उधर क्रश इंडिया मूवमेंट को लेकर। तो ये टीजर से ये सारी बातें हमें पता चल रही है। ये तो बात आपकी सही है। और 1971 में यदि दिखाया भी गया है तो हमेशा जो हमारी पश्चिमी सीमाओं पर युद्ध हुआ है वही दिखाया गया है। जैसे बॉर्डर आई थी तो जी। वो भी बैटल ऑफ लोंगेवाला जो है वो दिखाई गई है, और हम्म, वो तो काफ़ी लोकप्रिय भी थी। उसमें भी सनी देओल ही थे, आपको याद जी याद हो जी तो। जी। और लेकिन जो हमारे पूर्वी सीमा पर जो युद्ध हुआ था, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि किसी ने एक भी फिल्म उस नरसंहार पे बनाई हो। बिल्कुल नहीं, क्रश इंडिया मूवमेंट का तो उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता, उल्टा पाकिस्तान को ही व्हाइट वॉश करने वाला ज्यादातर कंटेंट मिलता है। और इवन बॉर्डर जेपी दत्ता जी उसके डायरेक्टर थे, उसके बारे में भी अगर हम रिव्यूज पढ़े, मैंने एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल था जितना मुझे याद है, जेपी दत्ता जी की अभी लेटेस्ट जो फिल्म आई थी भारत और चीन के युद्ध पर आधारित थी, पलटन मेरे अनुसार उसका जितना मुझे जितना याद आ रहा है नाम था। तो उसके रिव्यू में उस क्रिटिक ने, राजा सेन मेरे अनुसार वो क्रिटिक है, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल था, राजा सेन क्रिटिक है, उन्होंने बॉर्डर को चेस्ट थंपिंग जिंगोइज्म कहा था कि किस प्रकार की चेस्ट थंपिंग जिंगो, छाती कूटने वाला राष्ट्रवाद, इस प्रकार से उल्लेख मिलता है। या इवन महेश भट्ट का भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, मैंने हमारे पिछले वीडियो में वो इंटरव्यू दिखाया भी है हमारे चैनल पर, 2-3 दिन पहले की बात है। तो पाकिस्तानी एक एंकर है न्यूज़ चैनल का, वो महेश भट्ट से पूछ रहा है कि यार आप लोग पाकिस्तान को बहुत गलत दिखाते हो, गाली-गलौच वगैरह करते हैं, और बॉर्डर फिल्म का ही सीन जहाँ पर सनी देओल कह रहे हैं लाहौर को वगैरह कुछ वो बोल रहे हैं, तो वो सीन वो पाकिस्तानी एंकर दिखाता है और महेश भट्ट कहते हैं कि वो तो राइट विंग वालों की सरकार थी, अटल जी की उस समय की बनी हुई फिल्में हैं, तो अभी काफी बदलाव देखने को दिख रहा है। इस प्रकार की बातें महेश भट्ट ने उस इंटरव्यू में की थी। तो क्लियरली ये बात है कि राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में बहुत ही कम बनी है, और वो भी ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि वो अटल जी के समय ही थोड़ी बहुत वो आई भी थी। बाकी तो इवन अटल जी के पहले हम देखें तो 1970, 80, 90 के दशक में सोशलिस्ट माइंडसेट वाली वो वही कम्युनिस्ट विचारधारा वाली ज्यादातर फिल्में देखने को मिलती है, और 2004 से 14 के बीच में वो तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि कई बार हम कहते हैं कि भाई बॉलीवुड को तो बस पैसों से मतलब है, वो तो एक इंडस्ट्री है, उन्हें बिजनेस से मतलब है, पर अगर उन्हें सच में बिजनेस से मतलब होता, पैसों से मतलब होता, तो वो तो भाई गदर जैसी फिल्में बार बार बनाते। जय संतोषी मां सफल होने के बाद में पौराणिक फिल्मों की बाढ़ आ जाती इस इंडस्ट्री में, और वैसा हमने कभी भी नहीं देखा। उल्टा प्रोपेगेंडा फिल्में हिंदू संस्कृति के विरुद्ध, या पाकिस्तान को ही विक्टिम दिखाने वाली, या पाकिस्तान प्रेम को प्रमोट करने वाली फिल्में ये इंडस्ट्री बनाती आई है। मतलब ये क्लियरली हमें पता चलता है कि इस इंडस्ट्री को बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, अपने प्रोपेगेंडा से ही केवल और केवल मतलब है।
नहीं तो जहां से पैसे आते हुए दिखते हैं, किन फिल्मों को जनता प्रेम देती है, ये दिख रहा है क्लियरली। और वैसा कंटेंट कभी इंडस्ट्री नहीं बनाती है। और अभी गदर 2 के बारे में भी अगर हम देखें तो ठीक है, अभी काफी चर्चा हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कई सारे न्यूज चैनल्स गदर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, टीजर रिव्यू भी किया। हालांकि फिर भी जो एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम जो क्रिटिक्स है इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वे अभी भी वैसे कोई ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं गदर 2 के बारे में। और अभी इंडस्ट्री एक ऐसी हालात में है पिछले 2-3 वर्षों से कि उन्हें कैसे भी करके सरवाइव करना उनका मुख्य उद्देश्य है। इस कारण से अभी गदर 2 के बारे में ज्यादा कोई निगेटिव बातें नहीं कर रहे हैं। और इस समय तो माहौल ऐसा है कि गदर टू तो अगर 10 करोड़ टिकट उस समय बचे थे, और जी, यदि उसी तरह से बनाई जैसे गदर एक प्रेम कथा, गदर 1 जो बनाई थी, उसी तरह से बनी, तो मुझे लगता है वो 10 करोड़ का रिकॉर्ड तो टूटेगा। और जो पठान का जो फेक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है 8 करोड़ 60 लाख का, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सब जानते हैं कि पठान के टिकट जो है वो खुद प्रोड्यूसर्स ने खरीद के और उसका वो रिकॉर्ड बनवाया है। बिल्कुल। और उस समय कई सारे ऑफर वगैरह भी चलवाए गए थे वाईआरएफ की तरफ से, बाय वन गेट वन के, और बहुत सारे जितना भी हो सके वो पूरा इकोसिस्टम वो लग गया था, वो उस फिल्म को जैसे भी करके उनको प्रमोट करना था इसलिए। बाकी गदर ने 10 करोड़ टिकट का रिकॉर्ड अपने नाम पर है, दूसरे किसी फिल्म के बारे में ऐसा हमें अभी तक भी सुनने को नहीं मिलता। और अगर उस लेवल की भी बन जाती है, ज्यादा कोई बहुत हमें बढ़िया की ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं है, पर अगर गदर जैसी भी ये फिल्म बन जाती है ना, तो भी जनता अवश्य इसे प्रेम देगी। और अभी मैंने 9 तारीख को जब मैंने गदर को थिएटर में देखा, कई बार मैंने टीवी पर भी उसे देखा हुआ है, थिएटर में भी उस समय देखा था, पर अभी शुक्रवार को दोबारा से जब मैंने उस फ़िल्म को देखा, फिर से वही सारे इमोशंस, क्योंकि उसके जो सॉन्ग्स हैं ना, एक-एक सॉन्ग हम देखें तो एकदम से ऐसा बड़ा अजीब-सा ही अंदर से फ़ील हो रहा था। तो एक टाइमलेस क्लासिक हम कह सकते हैं गदर को। बस गदर 2 में वे कोई ऐसी बैलेंसिंग वगैरह, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बैलेंसिंग वगैरह नहीं करे, क्योंकि अमीषा पटेल का अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आया था, शायद आपने भी देखा होगा, द केरला स्टोरी रिलीज़ होने के बाद में। तो अमीषा पटेल ने कहा कि कुछ फ़िल्में नफ़रत फैलाती है, पर हमारी फ़िल्म ऐसी नहीं है। हमने तो तारा सिंह ने तो भाई मैंने उससे जब सकीना ने तारा सिंह से शादी की, तो मैं तो कन्वर्ट नहीं हुई, मैं मुस्लिम ही रही, उल्टा तारा सिंह ने ही कन्वर्ट किया। इस प्रकार की बात अमीषा पटेल ने उस वो इंटरव्यू में कही है। मूर्खों जैसी बातें करती है। वो कदर एक प्रेम कथा में सारे टाइम पे वो मांग में इतना सिंदूर भर के घूमती सिंदूर। है वो, जी, जी। वो सकीना, और कह रही जी, है कि उसने कन्वर्ट नहीं किया। वही तो। आप ये और देखो कि आपको एक सीन याद होगा कि जब वो लाहौर उसको ले जाता है उसका बाप अशरफ अली, हुँ, और हुँ। लाहौर में उसको पार्टी दी जाती है सकीना के मिल जाने की खुशी में। तो वो नीचे आती है, उसकी माँग में सिंदूर भरा होता है, तो सिंदूर। उसको छुपाने के लिए टीका लगा देती है उसकी माँ, कि जिससे वो बिल्कुल। सिंदूर वो छुप जाए। जी, जी, बिल्कुल। तो वो और ऐसे और भी इतना इतना स्पष्ट उसको हिंदू कन्वर्टेड दिखाया गया है, उसके बिल्कुल, बाद भी वो इस तरह की बातें करती। देखिए, इस फ़िल्म में तो मुझे सकीना का ज़्यादा रोल लग नहीं रहा नहीं है, क्योंकि नहीं मुझे लग रहा है। लगता है और कि जो वो जो आपने शुरू में गदर 2 ही उसकी मृत्यु हो जाती दिखती है। जी, जी। गदर टीज़र में भी आपने अगर देखा होगा गदर 2 के, एक कब्र हुँ। के सामने सनी देओल को दिखाया है, तो शायद वो सकीना की कब्र होगी, ऐसा लग रहा है। तब तो सकीना, अब ये नहीं समझ में आता कि भई गदर में तो वो पूरी तरह से हिंदू बनी हुई है, हाँ, वही, तो ये वही तो। इसको इसको कब्र में क्यों दफनाया गया? या तो उसने अपने अंतिम इच्छा लिख दी होगी कि भई अ, मुझे जो है वो कब्र में दफनाया जाए। क्योंकि गदर एक प्रेम कथा में तो स्पष्ट रूप से, और जो वो बच्चा था, क्या नाम था उसका? जीते? हाँ, जीते, जीते। तो जीते जो है, वो भी तो सरदार बनाया उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसका तो पूरा का पूरा जो जिसको तासीर कहते हैं, वो पूरी की पूरी तासीर जो उसकी राष्ट्रवादी और हिंदूवादी है। इसमें भी जो पहला डायलॉग मैं सुनता हूँ, हुँ। वो तो बड़ा ज़बरदस्त हिला देने वाला है। नारियल दो, तिलक लगाओ। तो ये बिल्कुल हिंदू संस्कृति के जुड़े हुए चिन्ह ही उसका उल्लेख यहाँ पर हमें मिलता है। और ये अनिल शर्मा जी जो डायरेक्टर है, उनकी पिछली फ़िल्म भी अगर हम देखें, जीनियस नाम की उनकी एक फ़िल्म आई थी, उसका एक सीन काफ़ी वायरल हुआ था। एक कॉलेज का सीन है जहाँ पर
हमारे वेदों में और हमारी जो उपनिषद है, उनमें किस प्रकार से ज्ञान का अथाह भंडार है। गणित, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसको लेकर कितने सारे सिद्धांत हमारे वेदों में, उपनिषदों में, उसको लेकर एक बहुत सुंदर सीन उन्होंने जीनियस फ़िल्म में डाला था। उनके ही बेटे उत्कर्ष शर्मा को उन्होंने लॉन्च किया था उस फ़िल्म के माध्यम से। हालाँकि फ़िल्म उतनी कुछ ख़ास बनी हुई नहीं थी टेक्निकली, और वो चली भी नहीं। पर इतना तो पता चलता है कि जो डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा जी, वे काफ़ी अच्छे से समझते हैं हमारी संस्कृति को, कल्चर को, हमारे धर्म ग्रंथों के महत्व को भी समझते हैं, तभी वैसा वो सीन लिख भी पाए थे उस फ़िल्म में। और गदर में भी वो राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी क्लियरली हमें दिखाई देती है। तो ये अमीषा पटेल का जो वक्तव्य था, वो पता नहीं बॉलीवुड में से किसी ने पुश किया उनको बोलने के लिए कि भाई गदर 2 के बारे में कुछ नेगेटिविटी बन जाए, या क्या कारण था, मुझे पता नहीं अमीषा पटेल ने ये किस कारण से वो लाइन बोली। पर गदर 2 के मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कुछ ऐसे एक्टर्स वो अपने मन से बोलते हैं या कोई कुछ बुलवाता है उनसे, उन्हें रिलीज़ तक कम से कम चुप रखा जाए तो वही बढ़िया होगा। लेकिन वो लगता है कि अमीषा पटेल तो मर ही जाती है और सारी जो फ़िल्म है, वो उसके बेटे जीते के ऊपर आधारित है, जो फँस जाता है संभवतः, जो देखने से लगता है, जो स्टोरी जो दिख रही है कि वो लाहौर में फँस जाता है और तारा सिंह उसको निकालने के लिए जाता है। जी, और तभी ये ये यही डायलॉग कहानी आता है। है कि भई नारियल दो और तिलक लगाओ दामाद है जी। पाकिस्तान का, लाहौर ले जाएगा दहेज में। तो और जो वो हैंड पंप वाला दृश्य है, उसका पैरेलल वो चक्के वाला किस्सा, वो चक्का बैलगाड़ी निकाल के लेता है, चक्कर। बैलगाड़ी का या तांगे का, जिसका भी होगा। तो वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। एक और मुझे इसमें अच्छी चीज़ दिखाई पड़ी, बैकग्राउंड में संभवामि युगे युगे सुनाई पड़ता है। अच्छा, आप आपने आपने नोटिस मैंने किया नहीं ध्यान इसको? नहीं दिया संभवामि युगे युगे। हाँ, बैकग्राउंड में संभवामि जी। युगे युगे ध्वनि ये आती है, इसी टीज़र में। ये ऐसे जो तो फ़िल्म मेकर्स हैं, मैं तो हृदय मतलब जिन्हें इंडस्ट्री ने साइड किया, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, मैं तो चाहूँगा कि गदर 2 का कोई भी ऐसा बात ना हो जो थोड़ी-सी भी हमें डिसअपॉइंट करे। हर प्रकार से फ़िल्म बढ़िया हो, खूब सफल हो, पिछली फ़िल्म से भी ज़्यादा अधिक सफलता मिले, और ये जो झूठे रिकॉर्ड्स कुछ फ़िल्मों ने बॉलीवुड में बना कर रखे हैं, जो अपने वो झूठे रिकॉर्ड को लेकर ही बहुत अहंकार में घूम रहे हैं, वो सारे उनको एक करारा जवाब मिले और अच्छी फ़िल्म हो, बस यही हृदय से तो मेरी अपेक्षा है। हाँ, और इसके प्रोड्यूसर ज़ी स्टूडियो हैं, तो जी, वो जी। जो टीज़र जी में तो ज़ी स्टूडियोज़ स्टूडियो का ही नाम आ रहा है। जी स्टूडियोज़ और तो अनिल शर्मा प्रोडक्शंस दोनों को-प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, को-प्रोड्यूसर हैं, तो ज़ी ज़ी स्टूडियो भी कम से कम ये तो है कि स्क्रीन तो इनको मिलेगी। इनको केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा स्क्रीन्स के लिए। नहीं, इसको लेकर तो बहुत बज़ बना हुआ है। मतलब पिछला पार्ट रिलीज़ हुआ फिर भी भले ही कम शोज़ थे, पर वो हाउसफुल थे। इतनी बार लोगों ने घर में फ़िल्म देखी हुई होगी टीवी पर फिर भी वो पहले पार्ट को देखने के लिए लोग थिएटर में गए थे। मैं भी जिस जगह पर गया था देखने के लिए, पूरा थिएटर भरा हुआ था और रात को 10 बजे का शो था। तो करीब डेढ़ बजे तक चला था। सवा 3 घंटे और 12 मिनट की फ़िल्म है, पहली वाली। और मतलब अभी भी जनता के मन में बहुत प्रेम है उस फ़िल्म के लिए और बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। आशा करते हैं कि उन सारे एक्सपेक्टेशंस पर ये फ़िल्म खरी उतरे। और वैसे यदि इसमें और जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, उनके बारे में क्या जानकारी आ रही है? देखिए, अभी जो अनिल शर्मा जी के बेटे हैं उत्कर्ष शर्मा, उनकी तो एक ही फ़िल्म मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख उल्लेख किया, जीनियस नाम की फ़िल्म आई थी। अ, वो एक जीते बाल कलाकार की भूमिका भी उन्होंने उत्कर्ष शर्मा ने ही निभाई थी, अनिल शर्मा जी के बेटे ने। उनके अलावा सिमरत कौर, लव सिंह, मनीष वाधवा, मीर सरवार, तो काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, पर ऐसा कोई बड़ा चेहरा दूसरा हमें अभी तक तो कम से कम कास्ट में सामने नहीं आया। जैसे कि पहली फ़िल्म में अमरीश पुरी जी थे। वो हुँ, एक हुँ। मतलब उनकी एक्टिंग, उनका परफ़ॉर्मेंस और उनकी वो पूरा व्यक्तिमत्व ही अलग है। जितने भी उन्होंने कैरेक्टर्स प्ले किए हुए, वो एक से बढ़कर एक है, और गदर में उनका परफ़ॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो अभी जो यहाँ पर मनीष वाधवा करके जो एक्टर है, वे यहाँ मुख्य विलेन की भूमिका निभाने वाले हैं। जो मेरे अनुसार उन्होंने पठान में भी जो एक पाकिस्तानी जनरल की भूमिका निभाई थी, वे वही थे जितना मुझे याद आ रहा है। तो वही यहाँ पर फिर से पाकिस्तानी जनरल की भूमिका निभाने वाले हैं। और देखिए, पूरे उनके सर पर बाल नहीं है, अभी मैं फ़ोटो दिखा नहीं पाऊँगा उनका,
पर ठीक है, मतलब वो भी काफ़ी अच्छे एक्टर है एक विलेन की भूमिका के लिए। और अमीषा पटेल तो जैसा कि हम लग रहा है कि शायद उनकी शुरुआत में ही मृत्यु हो जाएगी, ज़्यादा कोई बड़ा रोल उनका नहीं होगा। तो ओवरऑल एक्टिंग जो एक्टर्स वगैरह उसकी अपेक्षा डायरेक्शन, कहानी और वो किस प्रकार से इन सब बातों को प्रेज़ेंट करते हैं। पहले पार्ट में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसके सॉन्ग्स थे। एक-एक सॉन्ग अगर हम देखें उड़ जा काले कावा और हुँ। बाकी जो एक विदा जब पाकिस्तान छोड़ने के लिए जब तारा सिंह जाता है, तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं वो आज भी अगर हम उनको सुनते हैं तो एकदम से उनको गुनगुनाने का मन करता है। तो वैसे सॉन्ग्स इसमें अगर कुछ नया हमें सुनने को मिले या कुछ नए सॉन्ग्स हो या उनको ही वे रिक्रिएट करेंगे पता नहीं। पर वो एक प्लस पॉइंट था गदर में। उसके सॉन्ग्स बहुत ज़बरदस्त थे। उदित नारायण जी उनकी आवाज़ थी उस फ़िल्म में। अभी अरिजीत सिंह शायद उस सॉन्ग को दोबारा से रिक्रिएट कर रहे हैं, उड़ जा काले कावा सॉन्ग को। तो देखते हैं सॉन्ग्स वैसे होने चाहिए पहले पार्ट की तरह। जी हाँ, उसका शुरू का भी वो जो क्या मैं उत्थे दिल छोड़ आया, वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ था। जी, मतलब अभी मेरे सामने देखिए उड़ जा काले कावा, मुसाफिर जाने वाले, मैं निकला गड्डी लेके वो हम जुदा वही, हो वही। गए। मतलब सभी के सभी सॉन्ग्स अगर हम देखें एक से बढ़कर एक थे सभी सॉन्ग्स। मैंने अभी 3-4 दिन पहले थिएटर में देखा ना, एकदम से ऐसा सुनते रहने का मन कर रहा था और सबसे प्यारी बात क्या लगी पता है मुझे? एक बात मैं बताना भूल गया पहले पार्ट की, गदर की। जो सनी देओल का कैरेक्टर है, एक बहुत ही भोला-भाला मासूम सा कैरेक्टर है, ट्रक ड्राइवर है और जो कॉलेज की लड़कियाँ वगैरह है, वो उनसे सामान वगैरह मँगवाती है, थोड़ा बहुत शुरुआत में वो उसके साथ मज़ाक भी करती है। तो एक भोला-भाला बहुत प्यारा-सा ऐसा कैरेक्टर है। और आज अगर हम देखें तो आजकल की जितनी भी फ़िल्में या कंटेंट आ रहा है या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो कंटेंट रिलीज़ हो रहा है, उसमें ऐसे कैरेक्टर्स देखना बहुत बिल्कुल असंभव सा हो गया है क्योंकि आजकल जितने भी वो जो फ़िल्म मेकर्स हैं, वे ऐसे बहुत वोक और फेमिनिस्ट माइंडसेट के हैं। उनकी ज़्यादातर फ़िल्मों में जो पुरुष पात्र होते हैं, वे बिल्कुल टॉक्सिक माइंडसेट के और उनको उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वे पैट्रियार्की के नाम से हमें छाती कूटना है। तो उस उद्देश्य से ही फ़िल्में बनाई जाती है। तो ज़्यादातर पुरुष पात्र जो होते हैं, वो बिल्कुल एग्रेसिव या बिल्कुल या तो फिर वैवाहिक बलात्कार करने वाला या बिल्कुल ही नपुंसक दिखा दिया जाएगा। तो इस प्रकार के ज़्यादातर पुरुष पात्र आजकल के फ़िल्म मेकर्स लिखते हैं। पर गदर का समय मैंने देखा तो इतना प्यारा, इतने मासूम कैरेक्टर्स वो आजकल के फ़िल्म मेकर्स भूल ही गए हैं इस प्रकार की कहानियाँ लिखना क्योंकि सारे के सारे बस वोक हो गए हैं और उनको बस छाती कूटना है, चाहे वो पैट्रियार्की के नाम से हो, समाज के नाम से हो, सिस्टम के नाम से हो, कुछ ऐसी सिंपल सी प्यारी सी कहानियाँ वो लिखना ही भूल गए हैं। संभवतः इसलिए भी है क्योंकि बॉलीवुड जैसा कई लोग कहते हैं और मुझे भी लगता है कि ये सही है। आज से ही नहीं, बहुत पहले से बॉलीवुड में मूल कथा के अपेक्षा नकल करने का प्रचलन बहुत रहा है। और आज के युग में वो चूँकि और भी आसान है, तो इसलिए और भी अधिक है। हर चीज़ नकल कर लेते हैं, वो थीम भी नकल कर लेते हैं, कहानी भी नकल कर लेते हैं, अ, ट टेक्नोलॉजी भी नकल कर लेते हैं, टेक्नीक्स भी नकल कर लेते हैं, हर चीज़ नकल कर लेते हैं। और ये जिस प्रकार के फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स हम देखते हैं, एफटीआई हो, पुणे का फ़िल्म इंस्टीट्यूट या बाकी भी जो है, सब जगह पर अगर हम देखें तो एक वामपंथी विचारधारा के ही ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वो बच्चों को उसी प्रकार से ट्रेन भी करते हैं, ब्रेन वॉश होके ही वे वहाँ से निकलते हैं। तो इसी कारण से ज़्यादातर जो फ़िल्म मेकर्स होते हैं वो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और वोक माइंडसेट की ही बनकर वो निकलते हैं। तो वो कैरेक्टर्स भी वैसे ही लिखते हैं। उनका समाज की तरफ देखने का फैमिली सिस्टम की तरफ देखने का, विवाह की संस्था की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही नेगेटिव होता है। वे हमेशा फ़िल्म लिखेंगे तो जो पत्नी होगी वो अपने पति से खुश नहीं होगी, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या जो भी, परिवार में खुश नहीं होगी, पैट्रियार्की से पीड़ित होगी। पति या तो वैवाहिक बलात्कार करने वाला होगा या तो फिर नपुंसक दिखाया जाएगा और फिर इसकी आड़ में उसके पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर को जस्टिफ़ाई करेंगे या फिर वो तलाक ले रही है, उसको रोमांटिसाइज़ करेंगे या परिवार तोड़ने वाली बच्चे माता-पिता बच्चों के सपनों को कुचल रहे हैं या सिस्टम के कारण पीड़ित है, रीति-रिवाज़ और परंपराओं के कारण पीड़ित है। ऐसी माइंडसेट की जो फ़िल्में होती थी, वो आज से 7-8 वर्ष पहले तक 10 वर्ष पहले तक अगर आप देखेंगे, तो वे आर्ट हाउस फ़िल्में उनको कहा जाता था। बहुत ही स्मॉल बजट की फ़िल्में बनती थी और आर्ट हाउस जॉनरा में उनको रिलीज़ किया जाता था। मेन स्ट्रीम में ऐसा कंटेंट नहीं बनता था। मेन स्ट्रीम में फिर वो हम आपके है कौन या हम साथ-साथ है या गदर जैसी फ़िल्में मेन स्ट्रीम में बनती थी।
पर धीरे-धीरे ये जो वोक माइंडसेट के फ़िल्म मेकर्स हैं, अब ये बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आ गए हैं। तो अभी मेन स्ट्रीम में भी वैसी ही फ़िल्में बन रही है। यही वो छाती कूटना, लेकिन वो तो सारी पैट्रियॉटिक के नाम फ्लॉप हो से। रही हैं, उसमें से एक भी हाँ, सफल होते तो नहीं दिखी। तो यही तो ये समझ नहीं रहे ना, ये केवल बॉलीवुड की प्रॉब्लम नहीं है। पिछले सा 6-7 वर्षों से हॉलीवुड में भी यही प्रॉब्लम है और मैं तो काफ़ी फ़ॉलो करता हूँ, तो कई सारे अमेरिकन यूट्यूब चैनल्स भी है, वे भी सेम यही बातें कहते हैं कि भाई हॉलीवुड पूरी तरीके से वोक हो गया है और हॉलीवुड को वो अभी हॉली वोक कहते हैं। वहाँ पर तो अभी राइटर्स की स्ट्राइक भी चल रही है, पिछले 2 महीनों से लगातार स्ट्राइक चल रही है राइटर्स की। 11,000 राइटर्स हॉलीवुड के स्ट्राइक पर गए हुए हैं। बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है अभी हॉलीवुड, यही सब प्रॉब्लम्स के कारण। डिज्नी को 500 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है पिछले 1 वर्ष में डिज्नी को, और वो सारा का सारा उसका रीज़न बस उनका वोक कंटेंट ही है। वहाँ पर मैंने कई सारे आर्टिकल्स मेरे पिछले वीडियो में दिखाए थे। अमेरिकन फैमिलीज़ जो कंज़र्वेटिव विचारधारा की है, जो कंज़र्वेटिव क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं, वे ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं मीडिया के सामने आकर कि मैं अपने बच्चों को डिज्नी का कंटेंट नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि यही जेंडर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बच्चों को उनके जेंडर को लेकर कन्फ्यूज़ करना, एलजीबीटीक्यू एजेंडा, ये सब जो पिछले 3-4 वर्षों से डिज्नी हो, मार्वल हो, ये मेन स्ट्रीम में लेकर के आ रहे हैं, और सेम कंडीशन भारत बॉलीवुड में भी है। पहले ऐसे माइंडसेट के फिल्म मेकर्स आर्ट हाउस फिल्में बनाते थे, स्मॉल बजट, बड़े प्रोड्यूसर्स पैसे नहीं लगाते थे। पर आजकल ये सब बड़े-बड़े एक्टर्स को लेकर मेन स्ट्रीम फिल्में बना रहे हैं, और इनको फ्लॉप होने से भी मतलब नहीं है। पता नहीं इनको फंडिंग मिलती है या क्या रीज़न है, पर इतना सब कुछ कंटेंट लगातार फ्लॉप होने के बाद भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी देखिए, नेटफ्लिक्स भारत में 2016-17 से उसका प्रचलन शुरू हुआ है। तब से लेकर के अभी 2023 6-7 वर्षों का कंटेंट नेटफ्लिक्स का उठाकर अगर हम देखें, 95% कंटेंट उनका यही वोक माइंडसेट वाला है, और उनकी लगातार दर्शकों ने आलोचना की है, पर फिर भी वो सुधर नहीं रहे। मतलब उनको बिज़नेस से मतलब नहीं है, लोग आलोचना कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, अपने एजेंडा पर वो बस लगे हुए हैं। लॉसेस में भी चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो क्लियरली दिख रहा है सब जगह पर। नेटफ्लिक्स को तो इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि भाई वोक कंटेंट के कारण परेशान हो गए हैं, और काफ़ी सब्सक्रिप्शन भी घटा था पिछले वर्ष उनका। पर फिर भी ऐसा कुछ बदलाव नेटफ्लिक्स ने किया हो या कुछ नहीं दिख रहा कुछ ऐसा बदलाव। अच्छा, अब ये बात कर लें थोड़ा-सा जो पिछले 5-10 साल में अ, हमारे सनी देओल का करियर ग्राफ कैसा रहा है? सनी भाई जी ज़्यादातर तो फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर ही रहे हैं, बहुत ही कम उनकी फ़िल्में आई थी, और वो सारी की सारी फ़िल्में मतलब बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही है। ज़्यादातर कुछ ऐसा, मैं अगर आप पूरी लिस्ट आपको बताऊँ, मेरे सामने मैंने उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी खोली हुई है, और मैं आपको पिछले 7-8 वर्षों की उनकी फ़िल्में अगर बताऊँ, तो देखिए 13 में उनकी यमला पगला दीवाना 2 आई थी, जो एक एवरेज ग्रॉसर थी। उसके बाद में सिंह साब द ग्रेट आई थी, वो भी मतलब ठीक है, कुछ खास उसने कलेक्शन नहीं किया था। बाकी महाभारत एक एनिमेशन फ़िल्म थी, भीम के कैरेक्टर को उन्होंने आवाज़ दिया था। उसके बाद ढिशक्याओं, आई लव न्यू ईयर, दोनों ही फ्लॉप फ़िल्में थी। घायल वन्स अगेन भी कुछ खास चली नहीं थी। पोस्टर बॉयज़ एक मराठी फ़िल्म का रीमेक थी। मराठी फ़िल्म तो बहुत सक्सेसफुल थी, बहुत बढ़िया भी थी, पर हिंदी रीमेक में कुछ अच्छा कर नहीं पाए थे। बॉबी देओल वगैरह उनके साथ में थी वो फ़िल्म, पर वो भी कुछ खास चल नहीं पाई थी। यमला पगला दीवाना फिर से भी नहीं चल पाई थी। एक मोहल्ला 80 करके फ़िल्म आई थी देखिए। आपको अगर याद हो, भगवान शिव हाँ, जी हाँ, को हाँ, गाली वो देते हुए। हाँ, चंद्रप्रकाश द्विवेदी वाली जो थी। बिल्कुल। हालाँकि उसकी थीम अगर आप देखिए, वो शिव जी को गाली देने वाला सीन तो था उसमें, पर वो अगर हम थोड़ा साइड कर दें, जो गाली-गलौच उसमें उन्होंने दिखाई है, पर थीम अगर देखें ना, तो मूल थीम ये थी कि जो वाराणसी के जो पंडित है, या जो ब्राह्मण परिवार है, या अन्य जो हिंदू है, अ, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एक प्रकार से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है उसके माध्यम से। जो कुछ बदलाव धीरे-धीरे समय के साथ में सामाजिक और राजनैतिक बदलाव जो होते जा रहे हैं, और उस कारण से उनके आर्थिक प्रॉब्लम्स को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को उन्होंने दिखाया था। पर जो जिस प्रकार से इन सब बातों को उन्होंने प्रेज़ेंट किया था, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, या उतना कुछ एक फ़ील गुड एक्सपीरियंस वो फ़िल्म नहीं दे पाती। उसके बाद में एक भैया जी सुपर हिट करके फ़िल्म आई थी, वो भी बिल्कुल खराब फ़िल्म थी। और अभी एक ब्लैंक आई थी, आतंकवाद के ऊपर आधारित थी वो फ़िल्म, ठीक थी मतलब। हालाँकि उसमें भी बहुत बैलेंसिंग वगैरह उन्होंने करने का प्रयास किया था। बाकी पल पल दिल के पास, चुप, अभी चुप पिछले वर्ष एक रिलीज़ हुई थी। वो भी जो ये अभी काफ़ी आलोचना बॉलीवुड की जो हो रही है ना, तो उन आलोचकों को काउंटर करने के उद्देश्य से उस फ़िल्म को बनाया गया था। फ़िल्म की थीम ये थी कि जो क्रिटिक फ़िल्मों की आलोचना करते हैं,
तो एक सीरियल किलर है, वो उन क्रिटिक्स की जाकर के हत्या कर देता है और सनी पाजी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन सारे केसेस को। तो वही बॉलीवुड के वो मतलब ये दूसरों को बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खुले विचारों का होने की बात करते हैं, पर ये बॉलीवुड देखिए ऐसी फ़िल्मों से पता चलता है कि ये कितने इंटॉलरेंट हैं। अब जो क्रिटिक्स उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनको टारगेट करने के लिए ऐसी फ़िल्में वो बना रहे हैं, उनकी हत्या एक सीरियल किलर कर रहा है। और केवल यही नहीं, इवन अभी जो सेल्फी नाम की जो फ़िल्म आई थी अक्षय कुमार की, उसमें भी यही थोड़ी बहुत थीम अगर हम देखें तो इसी प्रकार की अपने आप को एक डेमिगॉड्स जैसे समझ लेना, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको ही मूर्ख साबित करना। तो ये सारी बातें बॉलीवुड सिस्टमैटिक वे में कर रहा है। इवन ये जो चुप फ़िल्म हो या सेल्फी का मैंने जो नाम लिया, उसमें अर्नब गोस्वामी जैसा एक कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है और वो ड्रग दो वाले सीन को रिक्रिएट किया है। तो मतलब ये उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि जो नेशनलिस्ट मीडिया है, राष्ट्रवादी मीडिया, ये बॉलीवुड को कैसे टारगेट कर रही है जानबूझकर सिस्टमैटिक वे में। और भी ऐसे बहुत सारे सीन्स, कैरेक्टर्स उन्होंने इन फ़िल्मों में ऐड किए हैं। तो ये जानबूझकर मतलब जो लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं, जानबूझकर उनको ये मॉक कर रहे हैं फ़िल्में बना-बना कर। इनका कंटेंट चल नहीं रहा, लोग आलोचना कर रहे हैं, तो इनमें कोई विनम्रता नहीं दिख रही। उल्टा बॉलीवुड उनको ही और ज़्यादा उनका मज़ाक उड़ा रहा है, ऐसी फ़िल्में बनाकर। तो चुप ठीक है, सनी पाजी उन्होंने जो भी जिस भी थीम उनको अच्छी लगेगी इसलिए उन्होंने रोल किया होगा उसमें और उसके बाद में अभी उनकी गदर 2 आ रही है और भी आगे काफ़ी लंबी लिस्ट उनकी दिख रही है गदर 2 के बाद में। हालाँकि उनमें से अभी किसी पर काम तो शुरू नहीं हुआ है। कुल मिलाकर हुँ, हुँ। पिछले 6-7 वर्षों में अगर हम देखें तो खराब फ़िल्में उन्हें कैसे मिलती गई या कुछ दूसरा बड़ी मेनस्ट्रीम फ़िल्मों के लिए उनके पास ऑफ़र्स ही नहीं आए, इस कारण से उन्हें छोटी-मोटी फ़िल्में करनी पड़ी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इंडस्ट्री ये इसी प्रकार से काम करती है। इन यहाँ के जो बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक एक्टर्स होते हैं, वहीं पर वो घूमते रहते हैं और जिनको वो नहीं पसंद करते, उनको वो साइड कर देते हैं। फिर ऐसे ही छोटी-मोटी दूसरी फ़िल्मों में काम करना पड़ता है। जी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक जी और मैं आशा करता हूँ कि गदर 2 हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।